सदियों में एक आध बार ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी तारीफ नहीं की जाती। उसकी तारीफ इसलिए नहीं की जाती कि उसकी तारीफ की नहीं जा सकती, ऐसे शब्द ही नहीं होते और उसकी तारीफ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। कोई नहीं कहता है कि शेक्सपियर बहुत अच्छा राइटर था, कोई नहीं कहता है कि माइकल एंजेलो बहुत अच्छे स्टैचू बनाता था, कोई नहीं कहता है कि बीथोवन क्या म्यूज़िक बनाता था, कोई नहीं कहता। शेक्सपियर नाम ही अपने अंदर तारीफ है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जिससे आज हम बात कर रहे हैं, जिससे आज हमें मिलने का सौभाग्य मिला है, उसका नाम ही उसकी तारीफ है। आप किसी इंसान की इससे ज़्यादा क्या तारीफ कर सकते हैं किसी सिंगर की कि आप कहें कि वो लता मंगेशकर है। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों की तरफ से जो आपसे और आपकी आवाज़ से मोहब्बत करते हैं, आपकी 80th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही गाती रहें और हम लोगों के दिल जीतती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे ये इज़्ज़त मिली है कि मैं आपसे कुछ अपनी तरफ से, कुछ दूसरों की तरफ से सवाल करूं। और एक वो बहुत मशहूर म्यूज़िकल फिल्म थी साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी थी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो हम भी बिगनिंग से ही करते हैं। हम सब जानते हैं कि आप का संबंध म्यूज़िक से दो तरह से है, आपके खून में भी है और घुट्टी में भी है। तो जिस माहौल में आप पली बढ़ी, जिस पिता की आप सुपुत्री हैं, हर तरफ म्यूज़िक ही था। तो बहुत बचपन में आप कहाँ से, किस उम्र में पहली बार आपको महसूस हुआ कि मैं गा सकती हूँ, मैं गाऊंगी? जावेद साहब, हमारे घर में म्यूज़िक तो सारा दिन चलता था, क्योंकि पिताजी गाते थे। उनके पास सीखने के लिए लोग भी आते थे। उनकी ड्रामा कंपनी थी और उसके रिहर्सल्स वगैरह होते थे, तो गाने ज़्यादा होते थे। तो मैं हमेशा सुनती थी और पिताजी के सामने नहीं गाती थी। मैंने क्या किया था, हमारे घर में किचन जो था, बहुत बड़ा किचन था और उस किचन में एक बर्तन रखने का स्टैंड था। मैं उस पर चढ़ के बैठती थी और माँ अगर कुछ बना रही हो तो मैं उसको अपना गाना सुनाया करती थी। अच्छा। ज़ोर ज़ोर से। पिताजी की कुछ बंदिशें या सैगल साहब का गाना, चूँकि मुझे सैगल साहब बहुत पसंद थे, तो मेरी माँ कहती थी तुम मेरा सर मत खा, चली जा यहाँ से। तो मैं उसको सुनाया करती थी। इस तरह मेरा गाना था। पर क्या हुआ कि एक दिन मेरे पिताजी किसी को गाना सिखा रहे थे और शाम का वक्त था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम ज़रा रियाज़ करो, मैं ज़रा जाके आता हूँ। तो वो नीचे गए और मैं गैलरी में खेल रही थी, मैं सुन रही थी। कितनी बड़ी थी आप उस वक्त? मुझे लगता है मैं 5 साल की थी, 4-5 साल की। तो वो गा रहा था, तो उसने जो शुरू किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर गई, मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं, बाबा ऐसा नहीं गाते हैं, ये ऐसा गाते हैं। मैंने गा के बताया उसको। तो मेरे पिताजी इतने में आ गए, उन्होंने बाहर से सुना और सुन के अंदर आए, तो मैं भागी वहाँ से। तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कहा कि ये घर में गवैया बैठा है और मैं बाहर क्यों सिखा रहा हूँ लोगों को। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह 6 बजे मुझे उठाया और कहने लगे तानपुरा उठाओ और बैठो मेरे सामने। मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, तो जो मैंने रात को उसको सिखाई थी चीज़, वही उन्होंने स्टार्ट किया। हालांकि वो शाम का राग था, पुरिया धनाश्री, पर उन्होंने वो शुरू सुबह से किया और मैंने तब से उनसे सीखना शुरू किया। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना जाहिर है कि बहुत छोटी होंगी आप, इसलिए कि मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र में तो आपने पहला अपना गाना ही गा दिया था।
मैंने 9 साल में जी। मैं जब 9 साल की थी तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि कुछ लोग मेरे पिताजी के पास आए। हम लोग शोलापुर में थे जी। और वहाँ हमारी कंपनी थी, ड्रामा कंपनी, और वहाँ उनके शोज़ होते थे मेरे पिताजी के। तो मैं खेल रही थी तो उन्होंने आके कहा कि दीनानाथ राव, हम लोग चाहते हैं कि आपका एक क्लासिकल प्रोग्राम इसी थिएटर में करें। तो बाबा ने कहा ठीक है करो। और वो जाने के बाद मैं बाबा के पास गई। मैंने कहा मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तू क्या गाएगी, तो तू तो इतनी सी है, तुझे आएगा भी नहीं सब गाना। मैंने कहा मैं गाऊंगी ज़रूर। तो कहने लगे कौन सा राग गाएगी। तो मैंने कहा खंबावती गाऊंगी जो आप सिखा रहे थे। तो कहने लगे अच्छी बात है। और रात को जो शो था हमारा, तो मेरे पिताजी ने कहा तू पहले गा। तो मैं जाके गाने के लिए बैठी, गाया मैंने, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर पिताजी आए और वो बैठे, मैं उनके पास बैठी रही। और वो जब गा रहे थे तो मैं उनके गोद में सर रख के सो गई। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम था, तब मैं थी 9 साल की। और पहला गाना आपका रिकॉर्ड हुआ? पहला गाना रिकॉर्ड हुआ 42 मार्च में। वो ऐसे हुआ कि मराठी पिक्चर थी जी। इतिहासाल, और उसका म्यूज़िक जो कर रहे थे उनका नाम सदाशिवराव नेवरेकर था। वो मेरे पिताजी के साथ ड्रामा में काम करते थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि एक पिक्चर बन रही है, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मेरी पिक्चर में गाए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं उसको सिनेमा में डालना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो तुम ये बात भूल जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है कि तुम प्लीज़ एक गाना इस लड़की से मुझे गवाने दो। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई, उनका गाना गाया, वो पिक्चर भी नहीं आई, गाना भी नहीं कहाँ आया। रिकॉर्ड हुआ था वो गाना? गाना रिकॉर्ड हो गया जी, कहाँ हुआ था? वहाँ सरस्वती सिनेटॉन था, पूना में। पूना में। तो आपको वो दिन याद है कैसे आप घर से निकली, कैसे गई? ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जी ना, हाँ, पहली बार बिल्कुल। गाना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और मैं उससे पहले क्लासिकल प्रोग्राम करती थी मेरे अच्छा, पिताजी के जी। साथ। तो उतना डर नहीं लगा। अच्छा। सिर्फ वहाँ जाके, और वसंत जोगलेकर उसके डायरेक्टर थे। अच्छा अच्छा। और उस ज़माने में सुवर्णलता करके एक हीरोइन थी, जी। वो थी वहाँ पे। गाना गा के मैं शाम को वहाँ से निकल आई, बहुत देर तक चलता रहा और फिर वो पिक्चर बनी नहीं। ये बात मार्च की है, अप्रैल में मेरे पिताजी की डेथ हुई। पिताजी की डेथ होने के बाद दूसरा कोई मेरे पास ये नहीं था कि मैं घर में पैसे कैसे लाऊं, क्योंकि हम लोग 4 बहनें, एक भाई, और आप सबसे बड़ी और बहन? मैं सबसे बड़ी। माँ बहुत ये हो गई थी परेशान। तो मेरे पास मास्टर विनायक आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पिक्चर में काम करोगी क्या। ये मास्टर विनायक वही जिनकी बेटी बड़ी मशहूर हीरोइन नंदा थी? नंदा की। जी। और वो मराठी में बहुत मशहूर थे। उनकी एक ब्रह्मचारी पिक्चर बनी थी, वो उस ज़माने में बहुत चली थी। जी। उनका बहुत नाम था। तो उन्होंने कहा कि तुम उसका नाम था पिक्चर का पहली मंगला गौर, और उसमें मैंने उनको कहा कि मैं काम करूँगी। पर उनका कुछ झगड़ा हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उन्होंने छोड़ दी कंपनी। वो निकल गए, कोल्हापुर गए और उन्होंने अपनी ही कंपनी शुरू की। और जाते वक्त मुझे कह के गए कि तुम्हारा ये पिक्चर तुम्हारी पूरी हो जाए तो तुम कोल्हापुर आना मेरे पास काम करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो 3 महीने लगे उस पिक्चर को और 300 रुपये मिले मुझे पिक्चर के। मैंने उसमें काम किया था, 2-3 गाने थे। जी। और उस वक्त वो गाना मेरा एक चला था। तो वहाँ से मैं कोल्हापुर आई और कोल्हापुर में मास्टर विनायक के यहाँ मैंने
नौकरी शुरू शुरू की की। बस। मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये अचानक प्लेबैक सिंगिंग में कैसे आप आई, कैसे ये आप मैं ये पहला playback- कदम कैसे उठा? नहीं, क्या हुआ कि 47 तक तो मैं नौकर थी प्रफुल्ल पिक्चर्स में, जी पर मास्टर गुलाम हैदर की डेथ, विनायक राव की डेथ हुई जी अगस्त में, और उनके मेरे ख्याल 8-10 दिन के बाद मेरे पास हमारे कैमरामैन थे, तो वो आए। उन्होंने कहा, उनका नाम था पापा बुलबुले। उन्होंने कहा, लता एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बाली, कुछ हरीशचंद्र बाली, तो वो तुमसे गाना लेना चाहते हैं, पर तुमको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए। मैं उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के गई सेंट्रल स्टूडियो, और उन्होंने मुझे सुना और फिर कहा कि मैं तुमसे गाने लूँगा। मैंने कहा ठीक है। और उनका मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तब एक्स्ट्रा सप्लायर होते हैं ना, जी 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 वो एक पठान था, जी उसने मुझे बाहर से सुना जी और उसने जाके मास्टर गुलाम हैदर साहब को कहा कि एक कोई नई लड़की आई है, तो उसको आप बुलाइए। मुझे मैसेज आया, तो मैं फिल्मिस्तान गई, गोरेगांव। मैं और मेरी मौसी की लड़की थी, मेरी बहन, वो हम लोग बैठे रहे, उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था। मतलब गाना कुछ 3 बज गए, 4 बज गए, हम लोग बाहर बैठे हुए। तो 5 बजे मास्टर जी बाहर आए और कहने लगे, वो सब बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, मतलब उनका बहुत नाम था। नाम था। तो कहने लगे कि भाई सॉरी, रिकॉर्डिंग चलती रही, चलो तुमको ज़रा सुन ले हम। वो ले गए मुझे उनके थिएटर में, और वो खुद पियानो बहुत अच्छा बजाते थे, तो उन्होंने मेरा गाना सुना। तो मैंने उनका ही गाना सुनाया उनको पहले, तो बड़े खुश हुए। फिर कहने लगे कोई और गाना कौन सा सुना। वो था मैं तो ओढ़ूं गुलाबी चुनरिया, हुमायूं पिक्चर बनी थी महबूब साहब की, उसमें था गाना। तो वो फिर उन्होंने कहा कोई और सुनाओ, तो मैंने नूरजहां जी का कोई गाना सुनाया। फिर पूछा किससे सीख रही हो? मैंने कहा अमानत खान साहब से। वो उनके दोस्त थे, कहने लगे बहुत अच्छा है, सीखो और मैं तुमको गाना दूंगा। तो उन्होंने मुझे बुला के गाना रिहर्सल करना शुरू किया, पर उससे पहले उन्होंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की और एस मुखर्जी साहब को सुनाई। जी उनके पिक्चर बन रही थी अपनी, जो जिसमें यूसुफ भाई और कामिनी कौशल थी, शहीद। तो शहीद का गाना था, बदनाम ना हो जाए। तो मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी फिल्म पे और उनको कहा कि ये आवाज़ चलेगी नहीं। मुखर्जी साहब ने कहा। मुखर्जी साहब ने कहा कि बहुत पतली आवाज़ है, हमारी हीरोइन को मैच नहीं करेगी। तो मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, गुलाम हैदर साहब को। कहने लगे अच्छी बात है, ठीक है। मुझे कहा चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ चल पड़ी। हम लोग पैदल स्टेशन पे गए और स्टेशन बहुत नज़दीक था फिल्मिस्तान के। मैं वो और मेरी बहन वो खड़े थे हम लोग। उनके हाथ में 555 का डब्बा था, उस पर ताल दे के उन्होंने कहा ज़रा गाओ तो बेटा। तो गाना गाया उन्होंने, तो दिल मेरा तोड़ा हो मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने, ये गाना था। तो वो गाया, मैंने साथ में गाया। कहने बहुत अच्छा, यही मैं चाहता हूँ, चलो। ले गए मुझे और वहाँ जाके मुझे रिहर्सल शुरू किए और 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग की। कहने लगी इस पिक्चर में तुम हीरोइन के गाने गाओगी।
और उसमें मुनव्वर सुल्ताना थी, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। जी हालांकि मेरी आवाज़ उसको सूट नहीं कर रही थी, कामिनी को कर सकती थी जी पर उसे नहीं सूट कर रही थी। फिर भी उन्होंने मेरे सब गाने लिए और वो पिक्चर चली उस वक्त और मेरे गाने चले। वो जब गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तब मुझे अनिल विश्वास जी ने सुना, उन्होंने बुलाया, खेमचंद जी ने सुना, उन्होंने मुझे बुलाया और इस तरह से मैं वहाँ सबके गाने मैंने गाने शुरू किए। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, वो पोएट हो, वो म्यूजिशियन हो, वो पेंटर हो, जब वो शुरू करता है काम तो उस पर अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं। आप पे आपके पिताजी का इन्फ्लुएंस होगा, उस ज़माने के वो सिंगर्स जिन्हें आपने एडमायर किया होगा उनका असर होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर इंसान अपनी आवाज़, अपनी पहचान ढूंढता है। वो कौन सा गाना था, वो कौन सा स्टेज था आपके करियर का जब आपको लगा कि आपने अब लता मंगेशकर को पहचान लिया है, ये है लता मंगेशकर? जावेद साहब, जब काम शुरू किया मैंने एज ए प्लेबैक सिंगर तो दिमाग में एक ही बात थी कि गाना है, जो भी गाना आए गाना है, और मैं गाती रही। और मुझे सीखने मिला, जैसे मास्टर गुलाम हैदर थे, वो मुझे कहा करते थे कि लता गाने के बोल जो है उसको समझो, उसके लिए तुमको थोड़ी उर्दू या हिंदी आनी चाहिए और उस पे तुम ध्यान दो। इमेजिन करो कि जो पिक्चर पे जो हीरोइन गा रही है वो नहीं है, तुम ही गा रही हो, तुमको ये दुख हुआ है या तुमको ये खुशी हुई है, तो जब तुम वो सोच के गाओगे तो तुम अच्छा गाओगे। ये उन्होंने शुरू किया। अनिल दा थे, अनिल दा ने मुझे बताया कि अनिल विश्वास, अनिल विश्वास, उन्होंने मुझे बताया कि सांस ऐसे छोड़नी चाहिए, इस तरह से, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुमने सांस कहाँ ली। हालांकि मेरी सांस बहुत लंबी थी, मुझे तकलीफ नहीं होती थी, पर वो मैंने उनसे सीखा। मैं ये पहला जो दौर था मैं सीखती रही कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि मैं, अनिल विश्वास जी, मैं, उनके असिस्टेंट और यूसुफ भाई, मतलब दिलीप कुमार जी, हम लोग ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। तो लोकल ट्रेन से उस वक्त सभी लोकल ट्रेन से जाते थे, तो मैं भी थी उसमें। हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे, तो अनिल दा ने कहा कि यूसुफ, ये लता मंगेशकर है, बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ की है, तो कहने मराठी है। और तो यूसुफ भाई ने ज़रा सा चेहरा ऐसे करके कहा, क्या है, मराठी लोगों के बोलों में थोड़ा दाल भात की बू होती है, तो तंदूरी चिकन नहीं होता। तंदूरी चिकन नहीं तो मुझे वो बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा ये ठीक नहीं लता। मैं घर गई तो शफ़ी भैया थे, मोहम्मद शफ़ी, नौशाद साहब के सिस्टर। जी हाँ, वो मुझे बहन मानते थे। मैं उनको मिली, मैंने कहा शफ़ी भैया कुछ कीजिए और मुझे कोई उर्दू सिखाने वाला दीजिए। तो एक मौलाना थे, महबूब उनका नाम था, उनको वो लेके आए। वो बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे उर्दू थोड़ा सा पढ़ना लिखना चालू किया। दिमाग में वो था कि दाल भात जो है वो नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कोशिश करती रही कि गाना चाहिए। मेरी आवाज़ जान है। आप क्लासिकल पहले गा रही थी और आप एक प्लेबैक सिंगर हैं कि जिनके बारे में मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स से और क्लासिकल म्यूजिशियन से मिला हूँ, और उनके अंदर बड़ा रिजर्वेशन होता है, अरे भाई फिल्म का गाना क्या, ये तो 5 मिनट का काम है, ये वो सब करते हैं। एक इंसान के वो कायल हैं, वो आप हैं।
तो आपको कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि अच्छा मैं क्लासिकल सिंगर हो गई होती, इधर ना जाती उधर चली जाती, तो वहाँ भी आप? जावेद साहब, मुझे इस बात का रिग्रेट है डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं जी। कि मेरी बहुत इच्छा थी क्लासिकल सिंगर बनने की, जी। पर जब काम शुरू हुआ और मेरी जिम्मेदारियां इतनी थी कि मैं क्लासिकल की तरफ ज़्यादा ये ध्यान नहीं दे सकी, रियाज नहीं कर सकी, क्योंकि सारा दिन रिकॉर्डिंग होती थी। जी। और शुरू शुरू में क्या हुआ जावेद साहब, मेरे साथ ये भी हुआ कि मुझे ये नहीं मालूम होता था कि स्टूडियो में कैंटीन होता है, वहाँ चाय मिलती है या खाने के लिए मिलता है। मैं सारा दिन भूखी रहती थी, मैं एक कमरे में बैठी रहती थी, सब लोग जाते थे दोपहर को खाना खाने, मैं रिकॉर्डिंग रूम में बैठी रहती थी और गाना रिकॉर्ड होने के बाद ही मैं घर जाती थी। अभी मतलब अच्छा लगता है, पर उस वक्त मेरे पास पैसे बहुत कम होते थे, 1-2 रुपए, मतलब टिकट लिया ट्रेन का, वहाँ पहुँचे तो थोड़े से पैसे मैं बचा के रखती थी, क्योंकि मालाड में क्या था, स्टेशन से स्टूडियो बहुत दूर था, तो सब लोग टांगा करके जाते थे। मैं टांगा नहीं करती थी, मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, पैसे बचाने के लिए। और वो पैसे मैं स्टेशन पे जो भाजी मिलती थी, जी। वो सब्जियां मैं खरीद के घर ले जाती थी। अच्छा। मतलब एक ही ये रहता था कि घर में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जो है दरअसल प्लेबैक सिंगिंग का काम एक तरह से, वो जो क्रिकेट में गुगली की बॉल, आप क्रिकेट के बारे में इतना जानती हैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि वो दिखता लेग ब्रेक है लेकिन अब वो ऐसे जा रहा है। तो होता ये है कि आप गाना गाते हैं और आपको मालूम है कि स्क्रीन पे ये किसी और चेहरे पे और किसी और होंठों से गाना सुना जाएगा, तो ये जो इनडायरेक्टली है गाना का, ये क्या एक अलग तरह का तजुर्बा होगा? इस पे आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? जावेद साहब, मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मतलब गाना क्या है वो तो होता ही है और याद हो जाता है तो तकलीफ़ नहीं होती है, पर मैं ज़्यादा ये सोचती हूँ कि बोल क्या हैं और कौन से बोल के लिए कितना मतलब वहाँ ज़ोर देना है या हल्का कहना है, उसका क्या मतलब होगा, उस पे मेरा ज़्यादा ध्यान होता है। मैं वही सोचती हूँ हमेशा गाते हुए। परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ कब गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मैं अगर ये पूछूं, हालांकि आपसे पूछना बड़ा अजीब सा है, कि आपको कभी कोई गाना मुश्किल लगा? नहीं, कुछ शुरू शुरू में मुझे ये लगता था कि ये गाना मुश्किल है। ख़ास तौर पे सज्जाद साहब का जब गाना होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि इनको जो चाहिए, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर होते थे कि कोई सा लगाया ऊपर तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसमें बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और क्योंकि उनके दिमाग में अरबिक म्यूज़िक ज़्यादा था। अच्छा। तो वो चाहते थे कि बोलों पे जोर नहीं दो, आलाप जोर से नहीं गाओ। जी। तो मैंने उनसे वो सीखा, और वो जब उनका गाना होता था तो मुझे डर लगता था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं गा जाऊंगी कि उनको अच्छा नहीं लगे। ये भी मुझे ध्यान रहता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर को नहीं ये होना चाहिए कि अरे मैंने क्या बनाया था और क्या गा के गई, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसके मुंह से ये होना चाहिए कि अच्छा गाया। मेरे ख्याल से आमतौर से यही हुआ है जब आपने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा मैंने क्या बनाया था, इसने क्या गा दिया। मेरी और भी हमारे कई दोस्त हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो एक सवाल आपके सामने अमिताभ बच्चन साहब है, वो पूछना चाहेंगे। स्क्रीन पे देखिए उन्हें।
लता जी, जीवन के 80 वर्ष आपने पूरे कर लिए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। आप चिरायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। मुझसे कहा गया है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। लता जी, मेरा ऐसा मानना है कि संगीत का सही सुर एक ऐसा तार होता है जो मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ता है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक आम प्राणी के लिए उसके सारे जीवन में ऐसा अनुभव शायद ही उसके लिए संभव हो, लेकिन आपके जीवन का हर एक पल इस तार के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। हर पल ऐसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़े रहने में आपका कैसा अनुभव रहा है? अमित जी, आपने मुझे विश किया, उसके लिए मैं आपकी फैमिली के और आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रश्न है बड़ा मुश्किल, पर संगीत मेरा जीवन है और मैं बचपन से गाती रही हूँ। और गाना अब मेरे लिए सिर्फ मेरी लाइफ गाना ही है और कुछ नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो सही गाता है, सुर में गाता है, उसको भगवान बहुत आसानी से मिल जाता है और उसका सुर वहाँ तक पहुँच जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं पहुँची हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं इसमें अगर कामयाब हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वाकई मैं भगवान तक पहुँच जाऊँ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चलिए, अब अभी अपने एक बड़े एक्टर को देखा है तो कुछ एक्टिंग के ही बारे में आपसे सवाल करते हैं। आपने भी तो एक्टिंग की हुई है। जी हाँ, पर उसमें मैं लता मंगेशकर नहीं रहे। मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था जावेद साहब। मुझे सिर्फ गाना अच्छा लगता था, गाना गाने की इच्छा ज़्यादा होती थी और सारा दिन मैं गाती थी। तो जब पहले एक्टिंग करने मैं गई तो मेरे साथ वो वाक़या हुआ कि मैं उस दिन घर जाके रोई। क्या हुआ, मुझे मेकअप किया उन लोगों ने और ले गए स्टूडियो में। मैं 13 साल की थी उस वक्त। तो और डायरेक्टर ने ऐसे मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, इसकी जो भुएं हैं ना, ये ज़रा ज़्यादा मोटी है और इसका माथा भी बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि बाल बहुत है। तो मुझे उन्होंने कहा, अच्छा, मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे काम करना है, मेरा घर चलाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे भुएं थोड़ी कम करे चलेगा? क्या चलेगा? वो ले गए मुझे और उस तरह से मेरी भुएं एकदम छोटी कर दी और यहाँ के मेरे बाल भी उन्होंने काट दिए ताकि माथा मेरा बड़ा लगे। मतलब मैं तो उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं, मैं काम करके घर आ गई और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और रो रही थी और मैं माँ के गले जाके पड़ी। मैंने कहा, देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कभी नहीं किया था और मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं, अरे तेरे बाल है ना, बढ़ेंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे, तुम घबराओ नहीं। पर मुझे वो पिक्चर पूरी करने तक ये करना ही पड़ता था और तकलीफ़ होती थी मुझे। और मेरी मतलब उम्र ऐसी थी कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अलग था। मेरे पिताजी बहुत कंजर्वेटिव थे, उनको ये पाउडर लगाना, मेकअप करना, ये सब अच्छा नहीं लगता था। और मेरी माँ को भी, मतलब वो 9 यार्ड साड़ी पहनती थी, हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में पहनते, वो वैसे ही रहती थी, चोली और 9 यार्ड साड़ी और
गले में मतलब वही मंगलसूत्र के साथ हार वगैरह, तो हमने वो देखा था, तो ज़रा थोड़ा उस वक्त तकलीफ़ हुई मुझे। पर एक मन में वो बात बैठ गई कि एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं है। तो आपने तब फैसला किया कि अब मैं गाऊंगी, एक्टिंग दूसरों से करवाती हूँ। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब अगर अमिताभ जी को सवाल पूछने दिया गया है तो फिर दूसरों का भी अधिकार बनता है। तो अब इस बार आमिर खान है। अच्छा, नमस्ते दीदी, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जो आपके फैंस हैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपको इतनी कामयाबी दी, इतनी खुशियां दी हैं अपनी ज़िंदगी में, और हमारी ये दुआ है कि आगे भी आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहें। दीदी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे और एक रिक्वेस्ट है। पहला सवाल ये है कि वैसे तो आपने बहुत सारे गाने गाए हैं अपने करियर में और हमको तो सभी गाने पसंद आते हैं, लेकिन वो कौन सा एक गाना है जिसे गाने के बाद भी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ने के बाद भी वो गाना आपके साथ रहा और उसका बहुत गहरा या अच्छा असर हुआ आप पर? वो कौन सा एक गाना है जो आपने गाया है? दूसरा सवाल ये कि वो कौन सा एक क्रिएटिव इंसान है, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, लिरिक राइटर हो, जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुई हैं, जिनके साथ आपने काम किया है? आपने तो बहुत ही टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया है, तो वो कौन सा एक शख्स है जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ आप पर या जिनसे आप सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई? रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आज मैं भी बैठकर ये शो देखूंगा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एज अ फ़ैन कि आप आज आपके जन्मदिन पर आप हमें किसी भी अपने गाने की 2-3 लाइंस सुना दें। थैंक यू सो मच दीदी, लॉट्स ऑफ लव। आमिर जी नमस्कार। आपने मुझे मेरे बर्थडे के लिए विश किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और आपने मुझे ये पूछा कि वो कौन सा गाना है जो गाने के बाद आपको याद रहा, स्टूडियो से निकलने के बाद भी वो मैं साथ लेके गई उसको अपने, वो कौन सा गाना है? वो गाना था ऐ दिले नादा। और मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था। जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन भी मैं मतलब उसको गाती रही, बाहर आके भी मैं गा रही थी, और वो उसके मुझे बोल भी पसंद थे और गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लता जी, एक पर्शियन में कहावत है, पिदरम सुल्तान दूध, कि मेरा बाप बादशाह था, अभी होगा, तो आप क्या हैं ये बताइए। तो मगर इस वक्त मेरा भी वही हो रहा है। ये बगैर मैं कहे रुक नहीं सकता कि इतने गाने आपने गाए हैं और इतना इलस्ट्रियस आपका करियर है, आज भी चल रहा है। उसमें जो आपने एक गाना बताया कि आपको आपके साथ रहा, वो मेरे बाप का लिखा हुआ था। तो अब यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी बड़े गाने लिखे हैं, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। दूसरा सवाल आपका था कि वो कौन शख्स है जिसका मतलब राइटर या म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई भी। तो इसका सवाल, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे और वो गाना मतलब सुनने के बाद अच्छा लगा। म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी बहुत थे जिन्होंने गाने मेरे बनाए। सलील दा के गाने गाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था, मदन भैया के गाने मुझे बहुत पसंद थे, और एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन, जयदेव जी, जिनका अल्लाह तेरो नाम मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक आदमी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
अब रहा आखिरी आपके रिक्वेस्ट। अभी इस वक्त गाना तो मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं इतना ही कहती हूँ कि ए क्या बोलता तू। मेरे